नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कल इंडिया ब्लॉक की बैठक थी। लोगों को यह उम्मीद थी कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में कुछ रैडिकल फैसले लिए जाएंगे, राहुल गांधी को नेता घोषित किया जाएगा और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ने का फैसला करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया ब्लॉक ने यह तो जरूर तय किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वोट चोरी के बारे में एक चिट्ठी लिखेगा। उसने यह भी तय किया कि उसकी बैठकें आने वाले 2 महीनों में होंगी, यानी कि 2 महीने के बाद होंगी। उसके बाद वो कोशिश करेंगी कि 2 महीने बाद फिर से मिले। लेकिन उन्होंने यह फैसला नहीं किया कि उनका कोई एक अध्यक्ष होगा तो वह कौन होगा, उनका कोई एक नेता होगा तो वह कौन होगा। लोगों का यह मानना है कि इंडिया ब्लॉक एक बिखरा हुआ समूह है, इसका कोई भविष्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि एक ऐसा समूह है जिसमें अधिकांश लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हार कर शायद वो मिलते हैं अपना दुख आपस में बांटने के लिए। उनके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बीच मुझे यह लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिनके इर्द गिर्द आने वाले समय में विपक्ष की एकता होगी और राहुल गांधी 2029 के चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में चुनाव में जाएंगे और यह मुमकिन है कि वह नरेंद्र मोदी की पार्टी को इन चुनाव में हरा भी दे। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है। पहली बात तो यह है कि इंडिया ब्लॉक के भीतर या विपक्षी खेमे के भीतर कुछ ऐसे नेता रहे हैं जिनकी यह महत्वाकांक्षा रही है या जिनकी यह समझ रही है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे या बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ऐसे 2 प्रमुख नेता थे। लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी है कि ये दोनों ही नेता अब इस तरह की दावेदारी करने की स्थिति में नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के अतिरिक्त कई स्थानों पर जाकर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पंजाब को छोड़कर उन्हें कहीं भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है और उनकी पार्टी में भी एक टूट हुई है जिससे उनकी स्थिति काफी कमजोर हुई है। अभी वो इंडिया ब्लॉक के बाहर है, लेकिन आने वाले समय में उनकी राजनीति बहुत मजबूत होगी, इसकी संभावना नहीं दिखती है। अगर पंजाब में उनकी पार्टी को फिर से जीत मिल जाती है, तब भी भगवंत मान उनसे ज्यादा बड़े नेता हो जाएंगे। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी पार्टी तो पूरी तरह से बिखर चुकी है। एक समय था जब ममता बनर्जी अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ रही थी। उनके दिमाग में किसी ने यह बात डाल दी थी कि वे और उनकी पार्टी वास्तविक जो मूल कांग्रेस है उसका स्थान ले लेंगी और कुछ समय बाद अगर अलग अलग राज्यों में तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिलती है तो वही प्रमुख कांग्रेस होने का दावा कर सकती है। आज के दिन में यह दावा करने की स्थिति में तृणमूल कांग्रेस नहीं है। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता बचते हैं जिन्हें विपक्ष को अपने नेता के रूप में, अपने चेहरे के रूप में स्वीकार करना होगा। वे एक ऐसे नेता हैं जो हर मुद्दे पर साफ स्टैंड लेते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्हें देश में सभी लोग जानते पहचानते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जो जो अलग अलग तरह के मुद्दे हैं उन पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को नेता स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में नहीं बचेगा। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं, उनके भीतर ये एक डर जरूर रहा है, खासतौर पे बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कि कांग्रेस से टूट के बाद या कांग्रेस के आधार को अपने में मिलाने के बाद फैले फूले हैं, तो उनके फलने और फूलने की में जो कांग्रेस की क्षरण की भूमिका रही है, वह उनके डर का कारण है कि अगर कांग्रेस का विस्तार होगा तो उनकी जमीन सिकुड़ेगी। इसीलिए अखिलेश यादव ने इस मीटिंग में यह कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो इस लिहाज से अखिलेश यादव कांग्रेस से यह उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें वह ज्यादा सीटों की मांग ना करे। लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव को जीत हासिल करनी है तो वह तभी मुमकिन हो पाएगा जब वह कांग्रेस के साथ गठजोड़ करेंगे और उस गठजोड़ में कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करे। ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर ले और कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हो तो अखिलेश यादव चुनाव जीत जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से यह उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए तो खुद अखिलेश यादव को भी बड़ा दिल दिखाना होगा और तभी एक ऐसी विपक्षी एकता बन पाएगी जिसे कि आने वाले चुनाव में जीत मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप ये तय मानिए कि अखिलेश यादव की पार्टी का हश्र भी वही हो सकता है जो तृणमूल कांग्रेस का हुआ। तो यह भी एक ऐसा कारक है जो धीरे धीरे जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्हें इस ओर ले जा रहा है कि वे कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी स्थिति के लिए यह एक खतरनाक बात साबित हो सकती है। कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं
जो राहुल गांधी को अभी पूरी तरीके से तय करनी है। मिसाल के तौर पर जो एक समझ भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है और जिन जगहों पर कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर है, वहां पर वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। उसे तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को इन सभी राज्यों में अपने संगठन को मजबूती देनी होगी। मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह साबित तो जरूर कर दिया है कि वो भले ही कितनी कमजोर हो और भले ही वो खुद सत्ता में आने की स्थिति में ना हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों की जीत में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दो दल, मिसाल के तौर पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार और दूसरा तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में हार, इस बात को रेखांकित करती है कि अगर ये दल कांग्रेस से समझौता करके चुनाव में जाते तो इनकी स्थिति बेहतर होती। तो राहुल गांधी की चुनौती अभी यह है कि वो इन राज्यों में अपनी पार्टी के संगठन को और ज्यादा विस्तार दे, उन्हें और ज्यादा मजबूती प्रदान करें। क्योंकि जब तक कांग्रेस खुद को मजबूत नहीं करेगी, खुद को अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा नहीं करेगी, तब तक वह अपना विस्तार तो नहीं ही कर पाएगी, जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखनी है वह यह है कि पूरी तरीके से जो उनका एक इंटरनल जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, कि पुरानी पीढ़ी के नेता हैं वो नई पीढ़ी के नेताओं के उभरने से थोड़े बेचैन नजर आते हैं, उस पर राहुल गांधी को विजय हासिल करने की आवश्यकता है। वह जीत वो हासिल कर चुके हैं। उन्होंने केरल में अपनी पसंद से पूरी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से, राजनीतिक कुशलता से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को सुनिश्चित किया। तो यह दिखाता है कि पार्टी के भीतर उनकी पकड़ बहुत बड़ी है। लेकिन दो ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में राहुल गांधी की इस पकड़ की मजबूती का लिटमस टेस्ट होंगे। पहली बात है मीनाक्षी नटराजन का चुनाव जीतना। राज्यसभा का उम्मीदवार मध्य प्रदेश से कमलनाथ भी बनना चाहते थे। दिग्विजय सिंह भी अगर उन्हें टिकट ऑफर किया जाता तो शायद नानुकुर करने के बाद स्वीकार कर लेते और उनकी इच्छा थी कि शायद उन्हें फिर से मिले। घोषित रूप से उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने इन्हें दरकिनार करते हुए मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया, जो महिलाएं हैं, जो युवा नेता हैं और जो अपनी सादगी और विद्वता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति वहां पर इसलिए थोड़ी सी कमजोर सी लगती है क्योंकि जो नाराज बुजुर्ग नेता हैं उनके समर्थक कुछ खेल कर सकते हैं और लोगों का यह मानना है कि यह मुमकिन है कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव हार जाए। तो मीनाक्षी नटराजन का चुनाव जीतना इस बात की पुष्टि करेगा कि जो कांग्रेस में बुजुर्ग या सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने अब यह मान लिया है कि नए तरह की कांग्रेस का दौर आ चुका है और अब उन्हें अपनी भूमिका सीमित करनी होगी। दूसरी स्थिति राजस्थान में बन रही है, जहां पर पिछले 2-3 दिनों में अशोक गहलोत ने इस तरह का बयान दिए हैं जैसे वो इस बात से लेकर काफी परेशान है कि सचिन पायलट का फिर से उदय हो सकता है, उन्हें राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो यह जो बेचैनी है वह इस बात को दर्शाती है कि जैसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देने का एक पूरा प्रपंच रचा, वैसा वह आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यह राहुल गांधी की परीक्षा की घड़ी के रूप में है कि वो बुजुर्ग नेताओं को यह बता पाए कि अब आपकी पार्टी में एक खास भूमिका है, लेकिन वह भूमिका सत्ता में युवाओं को आने से रोकने से संबंधित नहीं है, बल्कि आप कोई और भूमिका निभाइए। तो अगर राहुल गांधी ये कर पाते हैं तो हम यह कहेंगे कि जो पीछे चीजें हो रही थी, केरल में हुई, कर्नाटक में हुई, उसकी निरंतरता में राहुल गांधी की छाप कांग्रेस पार्टी में लगातार बढ़ रही है। तो अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी एक सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में जो अपनी छवि है उसे और पुष्ट करते हैं, तो इंडिया ब्लॉक के भीतर भी उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जाएगा। और यह बात हमें याद रखने की जरूरत है कि इंडिया ब्लॉक को सड़क की राजनीति पर जाने की जरूरत है। जो काम मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी अभी करती हुई दिख रही है, उत्तर प्रदेश में या किसी भी अन्य राज्य में कोई भी इंडिया ब्लॉक का दल नीट पेपर लीक से लेकर जो तमाम तरह के मुद्दे हैं उन पर संघर्ष करती हुई सड़कों पर नहीं दिखती है। तो जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की एक समझ क्षेत्रीय दलों की बनी है, उनके पास एक वोट बैंक है और इसके आधार पर वो जीत हासिल कर लेंगे, वह समझ काफी अधूरी सी है। तो इंडिया ब्लॉक के माध्यम से यह कांग्रेस के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है कि वो इन दलों को साथ जोड़कर उन्हें भी सड़क की राजनीति या संघर्ष की राजनीति की ओर मोड़े। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए, वह यह कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के साथ साथ कांग्रेस के संगठन का विस्तार करने के साथ साथ वो एक पहल अपनी तरफ से करें जिसमें उन दलों को वो
कांग्रेस पार्टी में वापस जोड़ने की कोशिश करें, जो दल एक समय में कांग्रेस का हिस्सा थे पर कांग्रेस से अलग होकर क्षेत्रीय दलों के रूप में आ गए। अगर कांग्रेस पार्टी सफलतापूर्वक इस मिशन को कर पाती है, तो बहुत सारे राज्यों में उसके आधार का विस्तार होगा, उसे नए तरह के कार्यकर्ता मिलेंगे और पार्टी के प्रभाव में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई है, वह सकारात्मक दिशा में एक कदम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी उम्मीद आम प्रेक्षकों ने की थी, विश्लेषकों ने की थी और इन अलग-अलग समूहों के कार्यकर्ताओं ने भी की थी। वैसी चीजें होती हुई तो नहीं दिखी, लेकिन एक उम्मीद जरूर दिखी है कि विपक्षी दल अब ज्यादा सुनियोजित दल से अपनी बैठकें करेंगे और अपनी रणनीति पर आगे विचार करेंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और अगर वो ये भूमिका सही तरीके से निभा पाते हैं, अगर वो इन दलों को मुद्दों के आधार पर जोड़ पाते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विपक्ष की राजनीति को काफी मजबूती मिलेगी। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।